14 अक्टूबर 2024 को दोपहर के 12:06 पर नासा अपने सबसे इंपॉर्टेंट और लॉन्ग अवेटेड मिशन को लॉन्च करता है। यूरोपा क्लिपर हाईली एडवांस्ड इक्विपमेंट से लैस ये स्पेसक्राफ्ट 2030 तक जुपिटर के आईसी मून यूरोपा के पास पहुंचेगा और उसे एक्सटेंसिवली स्टडी करेगा। और फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मिशन हमारे फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों, हमारे आउटर सोलर सिस्टम में कई ऐसे वाटर वर्ल्ड्स हैं जहां हमें एलियन लाइफ देखने को मिल सकती है, जिनमें जुपिटर का यूरोपा और सैटर्न का एनसेलेडस मून सबसे ऊपर है। यूरोपा क्लिपर इस आईसी मून को लाइफ सुटेबिलिटी के लिए तो स्टडी करेगा ही, साथ में वो फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी एक रोड मैप तैयार करने वाला है। आप गैस कर सकते हैं वो फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या होगा? वेल, बिलीव इट और नॉट, वो फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन होगा इसके सुपर ओशियंस के अंदर से देखना। कोई डेटा एनालिसिस नहीं, कोई इंफ्रारेड मैपिंग नहीं, डायरेक्ट इसके ओशियंस के अंदर झांक कर देखना कि वहां क्या क्या छुपा हुआ है। प्रीटी एक्साइटिंग राइट? लेकिन फ्रेंड्स, ये कहने और सोचने में तो आसान लगता है, बट एक्चुअल में ये इतना आसान नहीं होने वाला। ओशियंस को एक्सप्लोर करने के लिए पहले यूरोपा के सतह पर लैंड करना जरूरी है, जिसके लिए एक लैंडर को स्पेसक्राफ्ट के जरिए यूरोपा तक लेकर जाना होगा, जो कि हमसे कम 600 मिलियन किलोमीटर दूर होने वाला है। यानी इसमें 5 से 6 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। इस लंबे सफर के दौरान स्पेसक्राफ्ट को सोलर विंड्स और जुपिटर की इंटेंस रेडिएशंस का भी सामना करना पड़ेगा दोस्तों। अब अगर इन सबसे बचकर यूरोपा तक पहुंच भी जाते हैं तो अगला चैलेंज आएगा इसके आईसी सरफेस पर लैंड करने का, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने एडवांस में प्लान्स बनाए हुए हैं। आप सोचेंगे कि किस तरह के प्लान्स बनाए हैं? वेल, यूरोपा क्लिपर मिशन के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर लैंडर के लिए पोटेंशियल साइट्स खोज निकालना। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यूरोपा क्लिपर बिना लैंड किए ऊपर से ही सरफेस को मैप करके लैंडिंग के लिए बेस्ट साइट सेलेक्ट करेगा। जरा सोचिए क्या होगा अगर लैंड करते वक्त मालूम पड़ा कि ये साइट उतनी भी अच्छी नहीं है जितना सोचा गया था। आफ्टर ऑल, डेटा एनालिसिस से हम 100% श्योर तो हो ही नहीं सकते। यूरोपा के सरफेस टेक्सचर एग्जैक्टली कैसा है, उसकी केमिस्ट्री कैसी है, यहाँ बर्फ कितनी ठोस होगी, ये सारे पैरामीटर्स हमें अभी भी अच्छे से नहीं मालूम है। आपको नहीं लगता दोस्तों, इतने सारे अनसर्टेनिटीज में लैंडर मिशन बहुत ही रिस्की हो जाएगा? प्रोजेक्ट में लगी सालों साल की मेहनत और बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक झटके में ही बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। नासा के नेक्स्ट यूरोपा मिशन के लिए ये कहावत एकदम फिट बैठती है, क्योंकि यूरोपा के अनसर्टेनिटीज को हैंडल करने के लिए और प्रोजेक्ट के रिस्क को कम करने के लिए करंट टेक्नोलॉजीज से हटकर एडवांस टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी, जिसके लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको याद है, कुछ दिन पहले चाइना में एक वीडियो वायरल हुई थी जहां एक होमलेस रोबोट का इमोशनल एंगल सामने आया था। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल हो सकता है तो क्यों ना उसे कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल करें, जैसे कि जिबली इमेजेस बनाने में। नहीं, मजाक कर रहा हूं, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में। अब एक सिचुएशन इमेजिन करिए दोस्तों, इमेजिन करिए लैंडर यूरोपा पर लैंड कर चुका है और उसके सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए आईसी सरफेस को ड्रिल कर रहा है। लेकिन यूरोपा की ठोस बर्फ में कुछ दूर तक ड्रिल करने के बाद ड्रिल बिट फंस जाता है। अब यहाँ क्विक एक्शन की जरूरत है, नहीं तो पूरा इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। लेकिन कोई भी कमांड को अगर अर्थ से हम जुपिटर तक भेजते हैं तो उसमें लगभग 53 मिनट्स का समय लगता है। इतने देर में तो वैज्ञानिक बस हेल्पलेस होकर इक्विपमेंट या मिशन को फेल होते हुए ही देख सकते हैं। इस रिस्क को अगर कम करना है तो मशीन को खुद से क्रिटिकल डिसीजंस लेने लायक बनाना होगा। लैंडर में एक दिमाग डालने की जरूरत होगी और यहीं पर आता है एआई का कमाल। आउलेट और ओशियन वाटर्स, ये दो नासा के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो एआई रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के आउलेट प्रोग्राम में एक रोबोटिक आर्म को जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके ट्रेन किया जा रहा है। ये रोबोटिक आर्म कॉम्प्लेक्स मोशंस को अंजाम देकर यूरोपा और एनसेलेडस जैसे मून्स पर कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि आईसी मून की स्कूपिंग, ड्रिलिंग या पेनिट्रेशन, मटेरियल की प्रॉपर्टीज को मेजर करना वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, जहां एक तरफ एक्चुअल रोबोट आर्म को टेस्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ओशियन वाटर्स में प्योरली सिमुलेशन की मदद से पूरे लैंडर को टेस्ट कर सकते हैं।
विदाउट रोबोटिक आर्म अटैच्ड। अब इसका एडवांटेज ये होगा कि कई तरह के लैंडर डिजाइन को हम बिना मैन्युफैक्चर करे सिमुलेशन के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं और उनमें से बेस्ट डिजाइन को पिक कर सकते हैं। वैसे यूरोपा और एनसेलेडस की सतह को एक्सप्लोर करने के लिए इस तरह के रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल लैंडर और रोवर दोनों में ही किया जा सकता है। अब रोवर भेजा जाता है कि नहीं, ये तो डिफरेंट ही टॉपिक है। सरफेस एक्सप्लोरेशन में एआई रोबोटिक आर्म्स काम आ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इन आइसी मून्स के सुपर ओशियंस को एक्सप्लोर करने के लिए इन रोबोटिक आर्म्स से कहीं ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। यूरोपा के सुपर ओशियंस को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले जरूरी होगा उन तक पहुंचना, जो खुद में एक बेहद ही चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। प्रीवियस एनालिसिस से अंदाजा लगा है कि यूरोपा की आइसी शेल 25 से 30 किलोमीटर मोटी है। इतनी मोटी बर्फ को ड्रिल करना कोई आसान काम नहीं होने वाला। सच बोले तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम इसको अंजाम दे सके। ऐसे में इसके लिए नासा एक खास तरह की मशीनरी डेवलप करने वाला है, जिसे क्रायोबॉट का नाम दिया गया है। प्लान ये है कि यूरोपा के बर्फीले सतह पर लैंड करने के बाद लैंडर के अंदर से क्रायोबॉट बाहर निकलेगा। फिर ये क्रायोबॉट ऑटोनोमसली एक सूटेबल स्पॉट को सेलेक्ट करके यूरोपा के आइसी शेल को ड्रिल करना लगेगा। लेकिन यूरोपा की बर्फ कितनी ठोस है इसका हमें अंदाजा नहीं है। फिर भी 30 किलोमीटर मोटी बर्फ में सिर्फ मैकेनिकल ड्रिल से होल बनाना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। ड्रिल के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्रायोबॉट मैकेनिकल ड्रिल्स के साथ साथ थर्मल ड्रिलिंग भी एम्प्लॉय करेगा, यानी हीट का इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ सवाल आता है कि ये हीट आएगी कहां से? क्या आप गैस कर सकते हैं? फ्रेंड्स, साइंटिस्ट थर्मल ड्रिल्स के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सिस्टम्स जैसे कि आरटीजी के कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, थर्मल ड्रिल्स बस कॉन्सेप्ट फेज में नहीं है, बल्कि इन पर ऑलरेडी काम हो रहा है और कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स पर इन्हें टेस्ट भी करा जा चुका है। एक बार यूरोपा की ये आइसी शेल सक्सेसफुली ड्रिल हो जाए तो उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा इसके ओशियंस में डुबकी लगाकर उनको एक्सप्लोर करना। लेकिन ये डुबकी कोई इंसान या एस्ट्रोनॉट नहीं लगाने वाला, बल्कि इसके लिए भी एआई पावर्ड रोबोट्स का यूज होगा। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इसके लिए स्विम कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है। स्विम जिसका फुल फॉर्म है सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर्स। यस, माइक्रो स्विमर्स। इस कॉन्सेप्ट में दर्जनों सेल्फ प्रोपल्ड रोबोट्स को पानी के अंदर भेजा जाएगा अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए। ये रोबोट्स यूरोपा के डीप ओशंस पे दूर दूर तक जाकर केमिकल और टेम्परेचर सिग्नल्स की खोज करेंगे, जो मोस्टली लाइफ की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। स्विम कॉन्सेप्ट के कुछ प्रोटोटाइप्स को वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। आप बिलीव करोगे इनको कहाँ पर टेस्ट करा गया है? एक स्विमिंग पूल में, काल्टेक के स्विमिंग पूल में। एंड गेस व्हाट, इन प्रोटोटाइप्स के रिजल्ट्स बहुत इनकरेजिंग आए हैं। वैसे इन प्रोटोटाइप्स का साइज एक्चुअल रोबोट के साइज से 3 गुना बड़ा है। एक्चुअल रोबोट साइज में एक मोबाइल फोन जितना बड़ा होने वाला है। अब ऐसे दर्जनों रोबोट्स को स्पेस में लेकर जाना है तो साइज तो छोटा ही रखना पड़ेगा। ये स्विम रोबोट्स ऑटोनोमसली यूरोपा के डीप ओशियंस को एक्सप्लोर करेंगे और अपनी फाइंडिंग्स हम तक शेयर करेंगे। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये सब सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्या देख सकते हैं? हो सकता है हमें इन एलियन ओशियंस में एक अलग तरह की लाइफ दिख जाए, जो ना सिर्फ अजीब हो बल्कि हमारी सोच से भी ज्यादा परे हो। वैसे फ्रेंड्स, आपको बता दूं, साइंटिस्ट इसे लेकर हाईली कॉन्फिडेंट है। तभी तो नासा साइंटिस्ट इन डीप ओशियंस की पॉसिबिलिटी को समझने के लिए अर्थ के डीप ओशियंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक समय लाइफलेस और हॉस्टाइल समझे जाने वाली अर्थ के डीप ओशियंस में सरप्राइजिंगली रिच और डाइवर्स लाइफ देखने को मिलती है। यहाँ ऐसी ऐसी लाइफ है जो विचित्र होने के साथ साथ डरावनी भी है। पॉसिबली इसी से कुछ मिलती जुलती लाइफ हमें यूरोपा में देखने को मिल जाए, बट उसमें अभी टाइम लगेगा। तब तक आप यहाँ क्लिक करके अर्थ के अनएक्सप्लोर्ड डीप ओशियंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए वहीं पे मिलते हैं। बाय बाय।